नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टनल में अभी तक मजदूर फंसे हुए हैं और उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, और कल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साइट का दौरा भी किया। और वहीं पर कर्नाटका में सियासी तकरार देखने को मिल रही है और कांग्रेस के एक विधायक उन्होंने दावा किया है कि इस साल के एंड तक डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। वहीं पर मोहन भागवत पर जो यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने बयान दिया था कि मोहन भागवत महाकुंभ क्यों नहीं गए। इस पर जो शिवसेना यूबीटी है, शिवसेना जो शिंदे वाली है, शिंदे गुट है, उन्होंने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हैं सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। वहीं पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। जैसा कि जब फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उस टाइम पर शिंदे बीमार हो गए थे, वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन बाद में उनको किसी न किसी तरह मना लिया गया, वहां पर उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन अब शिंदे जो हैं दूसरी पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जो हैं हिंदुत्व, जो राजनीतिक हिंदू हैं वो हैं। जब भी अगर चुनाव होने वाले होते हैं तब उनका हिंदुत्व जागता है, वो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं। लेकिन अभी कुंभ होकर गया, उन्होंने वहां पर आस्था की डुबकी जाकर नहीं लगाई। उसी पर पलटवार करते हुए जो यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि शिंदे ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है क्या वहां पर? और उन्होंने उस पर कहा कि अगर शिंदे में इतनी ही हिम्मत है तो वहां पर आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे जाकर सवाल पूछे कि आप वहां पर क्यों नहीं गए। और इन सारी चीजों पर पलटवार करते हुए शिंदे गुट के जो नेता है संजय निरुपम, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सूप बोले बोले चलनी भी उस बोले। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली संजय राउत के बारे में। उन्होंने कहा कि संजय राउत जो हैं एक भोंपू हैं यूबीटी का, जो हर सुबह आकर के एक बार बजते हैं जी। और फिर पूरे दिन के लिए वो गायब हो जाते हैं। बात अगर महाकुंभ की करें हम, तो सबसे पहले देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई थी और उसकी वजह से देश में किन किन जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में भी वही चीज़ें हुई, भगदड़ मची, कुंभ में भगदड़ मची थी, और उसके अलावा कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और कितनी ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई है। इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर कहीं पे कुछ भी हो रहा होता है और कोई धर्म विशेष का बंदा अगर कोई एक पत्थर भी कहीं चला देता है तो उसके घर पे बुलडोज़र पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एक इंसान है जो फर्स्ट एसी में अपना टिकट बुक करके बैठ के जा रहा है, उसके शीशे को तोड़ा जा रहा है और उसको बाहर निकाला जा रहा है कि तुम बाहर निकलो, हमें कुंभ में जाना है। तो ये कहाँ तक चीज़ें सही हैं? एक तरफ रेलवे कहता है कि हमने पता नहीं कितनी ट्रेनें चलाई थी, लेकिन आप ये देखिए कि ट्रेनें कहाँ चली कहाँ गई पता नहीं चला। उसी तरह दिल्ली में भी चीज़ें हुई। दिल्ली में प्लेटफॉर्म के चक्कर में जो गलत अनाउंसमेंट हुई, उसमें जो भी अधिकारी हैं वहाँ के, उनको जो है कहीं ना कहीं वो बोल दिया गया कि आप लोग इसमें दोषी हैं। हमारे रेल मंत्री को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रेल मंत्री बैठ करके अपने यहाँ से सब कुछ देख रहे थे और उनके देखने के बावजूद ये चीज़ें हुई। कुंभ में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर के भी अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो विधानसभा में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पे भगदड़ हुई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो हैं वो ये कहते हैं कि कुंभ जो है बिना किसी भगदड़ वगैरह के कंप्लीट हो गया, बिना किसी घटना के कंप्लीट हो गया। तो आप ये बताएं झूठ कौन बोल रहा है? डीजीपी झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? या मुख्यमंत्री ने बोला था कि तुम ऐसा जा करके बोल दो वहाँ पे,
ताकि ये चीज़ें और बढ़ेंगी। कुंभ के बारे में जितना प्रचार किया गया था उतना ही अगर उस पर काम किया जाता, जिस तरह की वहाँ की पार्टीज़ का कहना है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या और पार्टियाँ हो, जिनका ये कहना है कि जितना प्रचार किया गया था उतना अगर उस पर सही से काम किया जाता तो क्या हाल होता। अभी जिस तरह से कुंभ खत्म हो गया है, कुंभ खत्म होने के बाद वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इतना कचरा है यहाँ पे, इतनी गंदगी है, इसको सरकार साफ नहीं करवा रही। और ये चीज़ें, ये मुद्दा पहले भी उठाया गया था जब कुंभ चल रहा था कि इतनी गंदगी थी वहाँ पे और उस गंदगी को साफ नहीं करवाया जा रहा था। कुंभ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो सरकार के सामने थी नहीं। अब जो डेथ हुई थी, डेथ के बारे में भी कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया। डेथ के बाद जो वहाँ पे सामान फैला हुआ था उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कहना है 30 लोग मरे थे जी। उसी तरह से दिल्ली में 18 लोग मरे थे। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर के कई मीडिया हाउसेस ने बड़े बड़े बयान दिए हैं और कई ने उन चीज़ों को सपोर्ट किया है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, जो कुंभ करवा रहे, उसको बड़ा सपोर्ट किया, उसके लिए कई प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने सच दिखाने की कोशिश की है कि भाई जिस मॉर्चरी में जो भगदड़ हुई थी कुंभ में, उनकी जो डेड बॉडीज रखी हुई थी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की और वहाँ पहुँच करके उन्होंने कुछ चीज़ें हल्की हल्की सी दिखाई हैं, लोगों के जहन में डाला है कि भाई वो 30 बता रहे थे, यहाँ पे एक ही बॉडी पे सॉरी 4 बॉडी पर, हाँ 4 बॉडी पे एक ही नंबर चिपके हुए थे। तो इसका मतलब ये कि कितने लोगों की डेथ हुई है। अब ये आप सोचिए कि जितने लोगों की डेथ हुई है, जिसके बारे में सरकार छुपा रही है, उनके परिजन जो हैं या उनके घर वाले जो हैं, जब वो बाहर आएंगे और वो इस बारे में बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? फिर कर ही रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को छुपाया जा रहा है। मीडिया वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है किसी को। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डीजीपी आके जब ये बोलते हैं कि बिना घटना के कुंभ जो है ख़त्म हुआ है, तो आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी हो गई है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ कोई मरा ही नहीं है। और फिर एक बाबा है वो कहता है कि आप जो है मोक्ष प्राप्त होगा आपको। अब कुंभ के बारे में इतनी सारी बातें होती हैं, कहा जा रहा है कि मोहन भागवत कुंभ नहाने नहीं गए थे। भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई जाना चाहता है कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन बात जो होनी चाहिए वो फैक्ट पे होनी चाहिए, बात इन चीज़ों पे होनी चाहिए कि जो जो अनियमितता वहाँ पे हुई है उनके बारे में बात होनी चाहिए। जितने लोगों की मौत हुई है उन मौतों को क्लियर करें, उन फैमिली वालों से जाके मिलें और उनसे मिल करके उनको सहायता दें। उनको मीडिया के सामने ना लाएं लेकिन उनको सहायता दें। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुंभ के बारे में बैठ के, कुंभ खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे गंदगी बहुत हो गई है और गंदगी इतनी है कि मतलब जो रोज़ वाले जो काम हैं वहाँ पे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि संजय राउत ने बोला कि भागवत नहीं गए, शिंदे ने बोला कि उद्धव ठाकरे नहीं गए, वैसे तो बहुत लोग नहीं गए हैं, बहुत से बड़े बड़े नाम में जो कुंभ में नहाने नहीं गए हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप सीधा सीधा बात कीजिए कि जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में कौन बात करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें फेल होती नज़र आई है। लेकिन उसने मार्केटिंग अपनी इतनी खतरनाक बनाई कि 2027 वाले इलेक्शंस के लिए उसके लिए आराम हो गई। अब उसको ज़्यादा मेहनत अब शायद ना करने पड़े, ठीक है। लेकिन जो अनियमितता हुई हैं, आप अपोजिशन में बैठ के जितनी भी उसके बारे में बात करते रहें, जब तक आपके साथ मीडिया नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल दरबारी चैनल्स हो गए हैं, वो जब तक आपका साथ नहीं देंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अखिलेश यादव जितनी भी मेहनत कर लें, जब तक आप कुछ मीडिया चैनल्स का साथ नहीं देंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे, तब तक आप शुरू नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। लेकिन वहीं अभी हमने बात की जिस तरह से अभी क्या बोलते सैटरडे यहाँ पे MIM का 67वां वो था, क्या बोलते हैं सालाना प्रोग्राम था जी। उसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था। बयान में ये कहा था कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो मतलब हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है, वो उर्दू ज़बान को ख़त्म करना चाहते हैं और उर्दू बोलने वालों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो जो उन्होंने विधानसभा में बोला था, कठमुल्ला बोला था उसको और पता नहीं क्या क्या बोला था। तो इस तरह से चीज़ें जब बोली जा रही हैं
तो जो अपोजिशन पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं एफआईआर करनी चाहिए, उनको एक एहतजाज करना चाहिए कि भाई आप इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक सीधा सीधा एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और उस समुदाय को टारगेट करके आप इस तरह की चीजें बोले जो कि आप वहां बोल रहे हैं विधानसभा में। मतलब आप में इतना तो सेंस है ना कि विधानसभा में क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए जी। तो ये सारी चीजें अभी देश में चल रही हैं। देश का मीडिया जो है उसने सिर्फ अभी इस दौरान कुंभ को ही दिखाया है। हालांकि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसको काफी टाइम तक जो दरबारी मीडिया उसने कवर नहीं किया था, लेकिन देन फिर बाद में मीडिया ने कवर करना शुरू किया जब तक देश के प्रधानमंत्री और काफी लोगों ने ट्वीट नहीं कर दिया था। जी। शिंदे ने जो एक बात कही है कि उद्धव ठाकरे जो है चुनावी हिंदू हैं, लेकिन कल ही प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया, उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, जिन्होंने संसद में, जिन्होंने राज्यसभा में मुसलमानों को कठमुल्ला में विधानसभा में मुसलमानों को कठमुल्ला बोला था, वही जो है अपने सीएम ऑफिस से एक ट्वीट करते हैं, उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद दी है मुसलमानों को। लेकिन अगर सवाल उठाया जाए तो क्या ये भी राजनीतिक मुसलमान है? हाँ, और क्या राजनीतिक मुसलमान नहीं है, क्योंकि आप वैसे तो अगर बात की जाती है कि कहीं पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं और कोई अगर रोड पे नमाज़ पढ़ रहा है या कोई अपने शेड में नमाज़ पढ़ रहा है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर हो जाती हैं। किसी का घर है, घर टूट गया, उसने शेड बनाया, वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था, अभी कानपुर की बात है ये, और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो आप सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं और इस दिखावे के काम से आप कब तक जिएंगे? एक ना एक दिन आपका भांडा फूटेगा और आप बहुत लंबे टाइम के लिए जाएंगे फिर। लेकिन अभी पब्लिक कहीं ना कहीं अवेयर हो नहीं पा रही उस चीज़ों से, क्योंकि आपके पास जो एडवर्टीजमेंट वाला विभाग है वो बहुत ख़तरनाक है। वो इस तरह से आपको प्रमोट कर रहा है कि जो आपको नहीं भी चाहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको देख कर कहते हैं नहीं ये बंदा ठीक है थोड़ा सा, है ना। तो ये मसला है। कुछ अपोजिशन के लीडर्स भी ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ वहाँ आते हैं विधानसभा में तो उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उनको वो योगी समझते हैं। हालांकि वो कहलाते भी अपने आप को योगी हैं, लेकिन एक योगी होने के नाते, एक बहुत धार्मिक वो होने के नाते आपको अपनी ज़बान पे, अपने काम पे भी काबू करना पड़ता है। जी, आपने बात की कि महाकुंभ में जिस तरह से गंदगी फैली हुई थी, हम सब ने देखा, वीडियोस भी बाहर आए थे कि वहां पर मल मूत्र भी देखा गया था, लोगों ने दावा किया था। और योगी आदित्यनाथ ने, जब महाकुंभ समाप्त हो गया उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे सफाई करने के लिए, मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के। लेकिन उन्होंने वहीं पर जो दावा किया गया था, एसजीडी की रिपोर्ट आई थी पानी को लेकर कि पानी प्रदूषित है गंगा वहां पर, लेकिन उन्होंने वहां पर उन सारी चीजों को सिरे से नकार दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब महाकुंभ समाप्त हो गया उसके बाद उन्होंने दावा किया कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन वहीं पर वो उन सारी गंदगी को समाप्त करते हुए देखे, ख़त्म करते हुए देखे, उठाते हुए देखे। लेकिन वहीं पर जो सफाई कर्मी थे उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर गंदगी बहुत फैली हुई है, और उन्होंने जो 74 या 75 हज़ार करोड़ रुपए जो महाकुंभ में लगाए हैं, कहा गया है कि महाकुंभ में दावा किया गया है कि 75 हज़ार करोड़ रुपए महाकुंभ में लगाए गए हैं, वहाँ की सजावट की गई है, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं तो नज़र नहीं आई क्योंकि महाकुंभ में सारी चीज़ें दी गई जो भगदड़ हुई थी। लेकिन वहीं पर सफाई कर्मियों की बात करें, सफाई कर्मियों ने ऐसा दावा किया कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा था वहाँ पर। सफाई कर्मियों को खाना भी नहीं मिल रहा था और सफाई कर्मियों की सैलरी को लेकर के भी कुछ इशू चल रहा है और सफाई कर्मी वहाँ पे कम थे, काम ज़्यादा था। तो आपने जितना एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, नहीं पता कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है, लेकिन आपने जो काम किए वो बहुत सही नहीं किए। जिस तरह से आपने वीवीआईपी कल्चर वाला किया, उसके बाद रोड जाम हो गई पूरी, इतना ज़्यादा। और आपकी ये गिनती किस तरह हो रही कि 80 मतलब यहाँ पे 50 लाख लोग आ गए, इतना करोड़ आ गया, वो गिनती आप इजली करें, लेकिन जो डेथ हुई हैं या वहाँ पे जो सफाई कर्मी जिनकी तनख्वाह का इशू है, सफाई कर्मी जो हैं जिनको काम का इशू है, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा भगदड़ के बाद एक लड़की जो थी उसने मीडिया के सामने आके बहुत कुछ बोला था, उसके बाद उस पूरे स्टाफ को चेंज करके नया स्टाफ ले आया गया और उस नए स्टाफ को ये भर के लाया गया कि अरे नहीं वो पागल थी, वो जो भी मन में आ रहा था बोल रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ये देखिए कि एडवर्टीजमेंट जो आपको प्रोजेक्ट इस तरह किया जा रहा है कि रातों रात एक टीम हटा करके दूसरी टीम लेके आई जा रही है, जो हर बंदा एक ही बात बोला कर नहीं वो लड़की झूठ बोल रही थी, उससे पहले का स्टाफ ही पूरा चेंज कर दिया गया। तो आप देखिए कितना वाकई फिर खर्च करना, जो आपने बताया अभी जितना खर्च किया है तो इतना खर्च किया गया होगा, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे। जी,
बात करते हैं कि यूपी में जब बसपा एक टाइम में राज कर रही थी, लेकिन अब बसपा कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए नजर आती है। और कल ही मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती, उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। और कहा जा रहा है यासिर कि उनके जो ससुर हैं, उन्होंने कुछ पार्टी में रहकर कुछ ऐसी गतिविधियां की थी जिनकी वजह से उनको निष्कासित किया गया था। उसके बाद जो है शायद कहीं ना कहीं उनका दबाव उनके दामाद पर पड़ा। दामाद पर पड़ने की वजह से मायावती ने जो है उनको वहां से हटा दिया है। और उनके भाई जो हैं आकाश आनंद के, उनको जो है कुछ कुछ पदों पर उनको पदोन्नति दी गई है। देखिए, मायावती ने जो ये किया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज के हवाले से कहा गया है कि आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो सबको मालूम ही होगा। हमें काफ़ी गंभीरता से भी देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से रिहा किया जाता है। उन्होंने आकाश आनंद का पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दिया है। मतलब उसमें ये कहा गया है कि जिसके लिए पार्टी ने नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उनके ससुर, जो इनको हटाया गया है इसके लिए पार्टी नहीं, पूरी तरह से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आकाश आनंद का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से खराब कर दिया है। अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के संदर्भ में मायावती का कहना है कि मान्यवर काशीराम के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने उन्हें पार्टी से बाहर किया है। वो पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटने का घिनौना काम कर रहे थे। इनके जो ससुर हैं आकाश आनंद के, अशोक सिद्धार्थ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी को 2 गुटों में बांटने की तैयारी कर 2 गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया। अब उनको पार्टी से हटाया गया है तो उनके दामाद को भी पार्टी से हटा दिया गया, क्योंकि उनकी जो क्या बोलते हैं, आनंद की जो वाइफ हैं वो इनकी बेटी है। तो मायावती का कहना है कि उनकी बेटी पे भी इसका असर पड़ेगा और फिर इन पे भी असर पड़ेगा, तो इस वजह से हम इन्हें भी हटा देते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आनंद कुमार के संदर्भ में बताया, बसपा चीफ ने कहा है कि उन्होंने कभी पार्टी के कार्यों को लेकर मुझे निराश नहीं किया है। मायावती ने कहा है कि सभी की सहमति के साथ आनंद कुमार को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वो पार्टी उपाध्यक्ष का जिम्मा भी संभाले रहेंगे। साथ ही इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है कि कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आकाश आनंद को बीएसपी के उच्चाधिकारी समेत सभी पदों से हटाए जाने के बाद इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जी, उदित राज की आपने बात की यासिर। उदित राज भी पहले भी कई सारी चीज़ों के ऐसे दावे कर चुके हैं कि पार्टी जो है ख़त्म होने वाली है, उस पर बसपा चीफ जो है भड़क भी गई थी। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।